आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफाई और तालीमी ताउन समेत 6 मुआहदों पर किए दस्तखत। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने के अपने अज़्म का किया इआदा। एक खुशहाल, आज़ाद और महफूज हिंद बहरुल काहिल खित्ते पर दिया जोर। रायसाना डायलॉग आज से दिल्ली में शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। 125 ममालिक के नुमाइंदे ले रहे हैं हिस्सा। इस साल के मकालमे का मौजू है कालचक्र, पीपल, पीस और प्लैनेट। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में वजारत रेलवे के कामकाज पर बहस का दिया जवाब। कहा, मुसाफिरों के नकलो हमल पर 57,000 करोड़ की सब्सिडी देती है हुकूमत। तमिलनाडु में शराब की खुर्दा सरकारी दुकानों में मुबैना बेज़ाब्तियों पर हंगामा। बीजेपी का स्टालिन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रियासती सदर अन्नामलाई और कई सरकर्दा लीडरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक हुकूमत के जरिए सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन को लेकर बीजेपी हमलावर। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर गैर आईनी। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान बातचीत के बाद भारत और न्यूजीलैंड ने दिफाई ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिसमें खेल, बागबानी और तालीम के शोबों में ताउन शामिल है। बातचीत के दौरान बाहिमी तौर पर भारत न्यूजीलैंड FTA पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया गया। दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के साथ आए बड़े बिजनेस डेलीगेशन को भारत में नई संभावनाओं को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अपने अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और बुनियाद परस्त अनासर के खिलाफ जंग में ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आज़ाद, महफूज और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते की वकालत की। एक मत है, चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक
ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद सीडीआरआई से जुड़ने के लिए भी हम न्यूजीलैंड का अभिनंदन करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वफ्द सतह पर बातचीत के दौरान न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि भारत के साथ नए शोबों में ताउन को वसअत दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने भारत में सफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की। And so to give effect to the various areas of new cooperation, my government has also confirmed that we will need more people on the ground in India. And that is why New Zealand is looking to increase our diplomatic footprint in India by more than 60%, underscoring our commitment to the relationship and our ambition to see it grow even further. And it is also my great pleasure to be able to announce Dr. Samir Saran, President of the Overseas Research Foundation and an organiser of the Raisina Dialogue with Dr. Jay Shankar, to be the next Prime Minister's Fellow from India. And I look forward to welcoming Dr. Saran to New Zealand and building even stronger engagement between New Zealand and India on critical issues facing the Indo-Pacific. So finally, can I just say again, thank you Prime Minister Modi for hosting me and my delegation so generously and with so much hospitality. We do look forward to broadening and deepening the relationship between our two great countries. And I also, of course, offered to reciprocate Prime Minister Modi's warm and generous hospitality by inviting him to New Zealand. न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के अपने 5 रोज़ा दौरे के दौरान हैदराबाद हाउस में वजीर आजम मोदी से मुलाकात की। न्यूजीलैंड के वजीर आजम के दौरे का मकसद नई दिल्ली के साथ दोतरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। यह काबिल ज़िक्र है कि भारतीय तारिक वतन ने न्यूजीलैंड की सकाफत, तालीम, कारोबार और सनअतकारी में बहुत बड़ा ताउन किया है। क़ब्ल-ए-ज़ीं न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने राजघाट पर बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म 20 मार्च तक भारत के सरकारी दौरे पर हैं। भारत की अहम सिफारती कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। थीम काला चक्र, लोग, अमन और ज़मीन, यह मुकालमे का 10वां एडिशन होगा। रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स पर भारत की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है, जो बैन अल-अक़वामी बरादरी को दरपेश सबसे मुश्किल मसाइल से निमटने के लिए पुरज़्म है, जिसमें आलमी सतह पर चैलेंजिंग मसाइल पर बात की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करेंगे। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन मेहमान ख़ुसूसी होंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। 6 अहम मौज़ूआत पर जहन साजी होगी। तकरीबन 125 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और कम अज़ कम 20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। फ़ौजी कमांडर्स, कारोबारी शख्सियात, माहिरीन तालीम, स्ट्रैटेजिक माहिरीन, थिंक टैंक्स की मौजूदगी देखने को मिलेगी। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2025 के तहत स्लोवेनिया की वज़ीर ख़ारजा तनेजा फ़ाजॉन से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने आलमी चैलेंजों के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन के तौर पर उनके काम की तारीफ़ की। एस जयशंकर ने स्वीडन की वज़ीर ख़ारजा मारिया एम स्टेनगार्ड से भी मुलाकात की और यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में 2025-26 के लिए रेलवे की वजारत के ग्रांट के मुतालबात पर बहस का जवाब दिया। रेलवे के वज़ीर ने कहा कि भारतीय रेलवे इस साल माल बर्दारी से मुताल्लिक़ चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। ये मुल्क के हर शहरी के लिए फ़ख्र की बात है। RSS फंड से फुट मसाजर की तनसीब के बारे में उठाए गए सवाल पर रेलवे के वज़ीर ने कहा कि ये उन के लोको पायलट्स के लिए लगाए गए हैं जो वाइब्रेशन के दरमियान इंतहाई मुश्किल हालात में घंटों खड़े रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी होगा। यूएस का भी करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज़्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज़्यादा है।
रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने यूपी हुकूमत के दौरान हुए हादसात के आदाद-ओ-शुमार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम हर हादसे के बाद उसकी गहराई में जाकर असल वजह तलाश करते हैं और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा दोबारा से ना हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत मुसाफिरों के नकल हमल पर 57,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, जबकि मुल्क में रेलवे का किराया दूसरे ममालिक के मुकाबले बहुत ही कम है। ओवरऑल अगर हम रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। पैसेंजर में अगर हम देखें कॉस्ट है हमारी रेलवे की कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का और ये सब्सिडी कुल मिला के FY फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखें तो 57,000 करोड़ के आसपास थी और FY 23-24 के प्रोविजनल फिगर्स आए हैं, फाइनल रिकंसाइल हो रहे हैं। इसमें 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी ये सोशल ऑब्लिगेशन है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि ये एक बदकिस्मती का वाक़या था जिसकी तहकीकात जारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़े के बाद मुल्क भर में ऐसे 60 स्टेशनों की निशानदही करने के लिए कदम उठाया गया है जहां मौसमी भीड़ आती है, जहां मुस्तकिल इंतजाम किए जाएंगे। जितना भी उस इंसिडेंट से रिलेटेड डेटा है इंक्लूडिंग CCTV की फुटेज, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। एक हाई लेवल कमेटी उसको प्रॉपर्ली जांच कर रही है और 200-300 लोगों के साथ उनका संवाद हो रहा है जिससे कि पता करें कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। 10 टोटल स्टेप्स लिए गए जिससे कि देश भर में 60 स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड जहां पे सडन रश आता है, सीजनल रश आता है, तो उन सब में परमानेंट होल्डिंग एरियाज बनाएंगे, फुल एक्सेस कंट्रोल करेंगे, लेटेस्ट मॉडर्न CCTV कैमरास, लेटेस्ट मॉडर्न वॉकी टॉकीज, हर तरह के जो भी स्टेप्स लेने उसके 10 आइडेंटिफाइड स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के हिसाब से जिससे कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत नहीं आए। तमिलनाडु में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन सरकारी शराब की कंपनी में मुबैना घपले पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने इस मामले में वजीर आला MK स्टालिन की हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। दरिस नामुबैना टेस्मैक घपले पर बीजेपी के एहतजाज से पहले चेन्नई में पुलिस ने बीजेपी के रियासती सदर के अन्नामलाई और बीजेपी लीडर तमिलिसाई सुंदरराजन समेत कई बड़े लोगों को हिरासत में ले लिया है। टेस्मैक घोटाला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अन्नामलाई ने DMK लीडर बालाजी के वजीर रहने पर भी सवाल उठाया है। अन्नामलाई ने कहा है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सेंथिल बालाजी हर घपले में मुलविस है, वो मास्टरमाइंड है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें वजीर रहने का अखलाकी हक है। बालाजी को शराब का वजीर करार देते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने बालाजी को जेल से रिहा होते ही वजीर के तौर पर बहाल कर दिया। अन्नामलाई ने कहा कि टेस्मैक घपला दिल्ली शराब घपले से भी ज्यादा बड़ा है। बीजेपी कर्नाटक में मुसलमानों को ठेके में 4% रिजर्वेशन के ताल्लुक से कर्नाटक हुकूमत पर लगातार हमलावर है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए कर्नाटक हुकूमत से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। The Siddaramaiah government in the budget last week has proposed to introduce a 4% reservation in government tenders by amending the KTPP Act. This move is not only patently unconstitutional, also something that the framers of this constitutions had rejected outright even at the time of forming of the constitution. This is also an idea that, quoting the words of Dr. Baba Saheb Ambedkar, has the potential to balkanize India. The Bharatiya Janata Party firmly opposes this proposed unconstitutional move and demands from the Siddaramaiah government to immediately roll back this proposed unconstitutional misadventure. तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सेक्युलरिज्म का दावा करने वाली कांग्रेस वोट बैंक के लिए मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे रही है, इसे गैर आईनी करार देते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कांग्रेस को खुश करने की पॉलिसी की मुखालफत की थी। You claim to be a practitioner of secularism. Is this the brand of secularism that the Constitution of India and Baba Saheb Ambedkar envisaged for the country, where benefits of reservations are taken away from SC/STs and given over to minority Muslims?
when the idea of reservations for minorities on the basis of religion was mooted during the framing of the constitution, Baba Saheb Ambedkar had opposed this idea tooth and nail with these words. In 1949, while discussing this very idea, Ambedkar had said on the floor of the Constituent Assembly that the reservation of seats for religious minorities on the basis of religion is a fatal dose for the country. और शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में बताया कि उड़ान स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत ने पिछले साल उड़ान स्कीम के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसकी कामयाबी देखते हुए इस बजट में उड़ान स्कीम को आइंदा 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आने वाले 10 सालों में तकरीबन 4 करोड़ लोगों को उड़ान स्कीम के जरिए 120 नए मकामात के जरिए जोड़ा जाएगा। I'm happy that he has spoken about the Udan scheme, which is one of the most successful scheme not only in the country, but it has been praised by many other countries, and I'm very happy to say this has been the vision of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, where the thought process has been to connect all the airports together. It has been observed that many of the airports, even after building, the viability was an issue for the airlines to start the connectivity. It was at that point of time, the Udan scheme was visualized and the viability gap funding was given. And in the last 10 years, we have connected 1.5 crore people. And in the next 10 years, we want to connect 4 crore people, sir, and bring in 120 new destinations. So we are talking about 120 new locations being connected under the Udan scheme. नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ा इफ्तार की एक ख़ास अहमियत है। इसी सिलसिले में दिल्ली बीजेपी के अक़लियती महाज की जानिब से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू, अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता, वज़ीर आसिफ सूद और दीगर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर मौजूद लोगों ने रोज़ेदारों के साथ इफ्तार किया और रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ा इफ्तार की एक अलग ही अहमियत होती है। इस महीने में बैन मज़ाहिब रोज़ा इफ्तार भी मुनक़िद किए जाते हैं, जिसमें सभी मज़ाहिब के लोगों को मदऊ करके उनके साथ रोज़ा इफ्तार किया जाता है। इसी सिलसिले में दिल्ली बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकजी अक़लियती और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर श्री किरण रिजिजू, अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर श्री जमाल सिद्दीकी, दिल्ली के वज़ीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता, वज़ीर आशीष सूद के साथ साथ कई मुअज़्ज़ज़ीन ने भी शिरकत की। सभी ने रोज़ेदारों के साथ इफ्तार किया और उन्हें रमज़ान की मुबारकबाद दी। माइनॉरिटी मोर्चा की टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम फिर यहाँ सबसे बाकी लोगों से मिलने का मौका मिला है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री होने के कारण मेरा एक विशेष दायित्व भी है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे की आस्था में अपनी व्यवस्था दिखलाएं, एक दूसरे की आस्था में अपनी मोहब्बत दिखलाएं, अपना सम्मान दिखलाएं। उसी के साथ हम सब मिलकर एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। अभी हमने 3 दिन पहले साथ में होली भी खेली है। माइनॉरिटी मोर्चा के लोगों ने होली भी खेली है। होली के बाद जुम्मा भी पड़ा है। सेम उसके 2 दिन बाद ही होली के हमने रोज़ा इफ्तार किया। कि यहाँ लोग मुतफर्रिक जहनों के लोग बैठते हैं, बात करते हैं और एक साथ खाते हैं पीते हैं। कहा जाता है हमने वाला हम पे आला। हम एक साथ बैठ के खाते हैं तो दिल न मिले लेकिन करीब आने की कोशिश ज़रूर होती है और होते होते होने लग जाता है। यहाँ संयुक्त रूप से सभी ने रोज़ा इफ्तार किया तो साफ तौर पर पूरे देश में ये संदेश गया कि सबका साथ सबका विकास यहीं पर है। और जो मोदी जी कहते हैं वो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो वास्तव में दिखता है। तो आज सभी ने यहाँ पर उपस्थित होकर वो उसको कर दिखाया। इसी जज्बे के तहत इस खास रोज़ा इफ्तार को मुनक़िद किया गया ताकि सभी मिलकर विकसित भारत के लिए दुआ करें और वज़ीर आज़म के इस ख्वाब को जल्द ही साकार होने के अंदर अपना किरदार और अपनी खिदमत पेश कर सकें। यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसा के इंसा। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से एक पहल की गई सभी को एक साथ जोड़ने की। विकसित भारत का ये ख्वाब जल्द ही हमारे सामने हकीकत में बदलने वाला है। हर एक कदम हमें इस मंजिल की ओर ले जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ मैं सादिया अलीम, डीडी न्यूज़ के लिए।
इस दौरान जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई है। इसमें कई दीगर तंजीमें भी शामिल हो रही हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात ने कहा है कि जब मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी और वक्फ ने इस तरमीम के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कमेटी के सामने बुलाया था तो हमने कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पेश करदा निकात का नोटिस लिया था। अब इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस सवाल पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्फ का गरीब पसमानदा खवातीन बेवाओं को फ़ायदा मिलेगा और बच्चों को उनकी तालीम के हुसूल में आसानी होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एहतजाज पर वक्त तरमीमी बिल जेपीसी के सदर जगदम्बिका पॉल ने सख्त एतराज़ किया है। उनका कहना है कि किसी भी मुसलमान को इससे 1 इंच भी ज़मीन का नुकसान नहीं होगा, बल्कि गरीब और पसमानदा मुसलमानों को इससे रास्त तौर पर फ़ायदा हासिल होगा। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे ऋषि कुमार से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन को कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। ऐसे में जो बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और इन लोगों का जो कहना है कि ये इसके खिलाफ पहले भी थे और सरकार ने इसके मामले में उनके साथ गलत किया। लेकिन हमारे साथ इस समय वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित जो जेपीसी बनी थी उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हैं। पाल साहब, जिस तरीके से आज प्रदर्शन करने की बातें हो रही हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, सारी बातें तो जेपीसी में आ ही गई थी, क्या मसला है? हमने उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाया भी था और उनको 4 घंटे हमने सुना और जमायत उलमा हिंद को बुलाया। जब सभी को बुलाया, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया, विपक्षी जो सांसद जा रहे हैं उनको हमने उनके व्यूज को रिकॉर्ड किया है और यहाँ तक कि अपनी रिपोर्ट दिया। उसके साथ जो डिसेंट नोट है वो भी हमने लगाया 228 पेज का। तो इतनी बड़े डिसेंट नोट के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस जेपीसी की रिपोर्ट है और इसके बावजूद भी देश के लोगों को या तो गुमराह कर रहे हैं, या तो कोई सियासी तकरीर है, या विपक्ष के लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण के लिए, वोट की राजनीति के लिए गए हैं। नहीं तो ये विरोध क्यों हो रहा है? मैं चुनौती देता हूं कि अगर इससे कहीं भी उस वक्फ की संपत्ति को और ट्रांसपेरेंट ढंग से एडमिनिस्ट्रेट करने के बजाय अगर कहीं कोई नुकसान हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक चीज़ और कही जा रही है कि इससे सरकार जमीन हड़पने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। इस तरीके के जो आरोप देश के आम अल्पसंख्यकों को गुमराह किया जा रहा है। अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द केयर टेकर करते थे, मुतवल्ली करते थे। ये कानून पास होगा तो इससे निश्चित तौर से सरकार के द्वारा लाए गए कानून से आम गरीब मुसलमान के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अनाथ बच्चों को, विधवाओं को कहीं 1 इंच कोई कब्रिस्तान या मस्जिद नहीं कोई कब्जा करने जा रही सरकार। कहाँ प्राविधान बता दें। तो हमने बात की जगदम्बिका पाल जी से, जिनका कहना है कि इस कानून के बनने से जो गरीब मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन सबको लाभ होगा और विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। कैमरामैन विक्की के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज करने पर कहा है कि वक्फ एक बहाना है। मुल्क में फसाद भड़काना, आग लगाना, वोट बैंक की दुकान चलाना, बस यही उनकी कहानी है। शहजाद ने अपोजिशन जमातों की खामोशी पर भी सवाल उठाया। वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते थे CA आएगा, नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, ज़मीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।